नमस्कार मित्रों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज में। आज बात करेंगे जिस बात की तरफ से इशारे मैं 3-4 दिन से लगातार कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार का जो फैसला था एनडीए गठबंधन से बाहर आके आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का उनका जो फैसला है, ये भारतीय राजनीति की कुछ बहुत निर्णायक घटनाओं में से एक है। उन घटनाओं में से जो भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल देने वाली घटनाएं। इसके पहले की जो घटनाएं हैं उन पे भी आएंगे, पर हाँ, एक थोड़ा सा फर्क है कि इस बार का जो ये फैसला है नीतीश कुमार जी का, अभी ये किस दिशा में बदलेगा वो हमें देखना बाकी है। भारतीय राजनीति पे बीते 8 सालों में एक बड़े स्तर पे केवल हिंदी पट्टी पे दरअसल, और वो भी दिल्ली छोड़ के, भाजपा का जो एक सर्पेंटाइन क्लच बना है, एक जो सांप की कुंडली मार के बैठ गई है भाजपा, वो खत्म होगी या ये कुंडली परफेक्ट होगी और भारत फैसिज्म की तरफ जो बढ़ रहा है बल्कि पूरी वो मंजिल पालेगा, वो हमें अभी देखना बाकी है। वो हम पहले 2024 में देखेंगे और उसके बाद भी। लेकिन ये तय है कि ये या तो भाजपा के अलोकतांत्रिक तानाशाही भरे रवैये के, खासतौर पे मोदी और शाह के उस राजनीति की, उस तानाशाही वाली राजनीति की अंत की शुरुआत है, या फिर हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके सपनों के भारत के अंत की शुरुआत। फिर ये भारत उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में अंग्रेजों के पेंशनर सावरकर और कभी जिंदगी में अंग्रेजों पर ढेला ना फेंकने वाले आरएसएस के लोग चाहते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा आपको इशारों के लिए करूंगा, जिससे हम अगली बार जब बात करें तो ये बात लंबी हो। तो ये घटनाएं कौन सी? मोटा मोटा 5 घटनाएं हैं ऐसी जिन्होंने भारत की राजनीति, ये 5वीं में जोड़ के बोल रहा हूं, हमेशा के लिए बदल दी। इन 5 को आप 5 भी मान सकते हैं, 4 भी। पहली है 1967, जब एंटी कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद के नाम पे लोहिया का एक सपना थोड़ा पूरा हुआ, उनकी मौत के कुछ दिन बाद पूरा हुआ दरअसल। और पहली बार भारत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 9 राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें बनी, एक राज्य में तो पूरे बहुमत के साथ। ये टास्क आपको कि एक पार्टी का बहुमत किस राज्य में था। इसके पहले कांग्रेस को जो भी झटके लगे थे वो केवल केरल में लगे थे। एक पढ़ा लिखा शिक्षित प्रदेश था, कम्युनिस्ट आंदोलन का गढ़ था, केवल एक पार्टी ने चुनाव जीता था, सीपीआई ने, और मुख्यमंत्री वहां पे बनाया था, वहां पे सरकार बनाई थी केरल में 1957 में। पर पहली बार ऐसा हुआ कि 9 प्रदेशों में, गुजरात भी उनमें से एक था, कांग्रेस हारी। लोकसभा में भी उसने काफी सारे प्रदेशों में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, बहुमत बना, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 1967 का जो गैर कांग्रेसवाद था, 1952 के चुनाव में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के प्रत्याशी, मैं उसका नाम भूल गया, क्या शास्त्री, नेहरू के खिलाफ प्रचार करने वाले लोहिया, इस देश में फांसीवाद के सबसे बड़े हरकारे, फांसीवाद के पैदल लठैत लोहिया का सपना पूरा हुआ था। 1957 में तो खैर वो जौनपुर में दीनदयाल उपाध्याय का प्रचार कर रहा था। 1967 में गैर कांग्रेस सरकारें आने के बाद, जिनको संविदा सरकारें कहा गया, संविदा का मतलब तब वो नहीं माना जा रहा था, बहुत सारे स्टेट्स में जो तमाम एक दूसरे के दुश्मन रहे संगठनों, पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने मिलकर सरकारें बनाई। भारत की राजनीति से कांग्रेस का जो आधिपत्य था वो इस एक घटना से, उस एक साल 1967 में खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश जैसा शहर, जैसा प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव नतीजों के 1967 के जनरल चुनाव के जो नतीजे थे उनके कुछ ही दिन माने के बाद वो डिफेक्शन से गिर गए, और ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट्स में गए। भारतीय राजनीति की दिशा गैर कांग्रेसवाद ने, जो इस दुनिया का सबसे अराजनैतिक नारा है, जिनके पास अपनी कोई राजनीति नहीं, अपना कोई विजन नहीं, अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं, अपना कोई टास्क नहीं, अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं, केवल एक बात है, और वो बात क्या है? कांग्रेस का विरोध करना। लेकिन कांग्रेस के विरोध में वो सफल हुए। 9 प्रदेशों में कांग्रेस हारी, केंद्र में उसकी सीटें कम हुई,
और इस देश से कांग्रेस की जो राजनीति का आधिपत्य था वो खत्म हुआ। स्वतंत्रता संग्राम से इस देश का जो एक सीधा रिश्ता था कांग्रेस के रूप में वो टूटा। एक नई पीढ़ी का आना शुरू हो गया था। आप ध्यान दें कि आज़ादी के ठीक 20 साल बाद की बात। दूसरी घटना होती है 1977। ये घटना एक्चुअली कई घटनाएं हैं। जेपी नाम का एक आदमी भारत में लोकतंत्र की जो मूल व्यवस्था, पहले तो एक जज जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव के खिलाफ निर्णय देता है, लेकिन निर्णय में वो ये भी कहता है कि वो इस्तीफा दें और कांग्रेस अपना नया नेता चुने। ये इस दुनिया के सबसे खतरनाक जुडिशियल वर्डिक्ट्स में से एक। आप कौन है? दूसरी बात कि आप हाई कोर्ट हैं, आपने अपील का भी मौका नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी थी। आपके किसी गलत निर्णय के खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। खैर, उसका फायदा उठाया जेपी ने, जो अपने आप को अराजनीतिक कहते थे। लेकिन लोहिया के साथ साथ लोहिया आरएसएस के बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते थे और जब उनसे सवाल पूछा जाता था, केवल नेहरू के अंधे विरोध में जाते थे, तो वो कहते थे मैं गृहस्थों को सन्यासी बनाने आया हूँ, मैं सन्यासियों को गृहस्थ बनाने आया हूँ। 1952 में इलाहाबाद में नेहरू के खिलाफ हिंदू महासभा के प्रत्याशी का प्रचार, 1957 में दीनदयाल उपाध्याय का प्रचार, और उसके बाद ये गांधी के हत्यारों को, गांधी के चेलों का लोहिया जेपी दोनों खुद को कुजात गांधी कहते थे, कुजात गांधीवादी कहते थे। उन दोनों का ये फैसला कि वो आरएसएस के साथ चले गए, अपने आप में कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, पर फिर भी। तो ये जो जेपी हैं, आप अगर याद करें तो ये बाकायदा सैन्य विद्रोह का आह्वान कर रहे थे। ये भारतीय सेना के तीनों अंगों को कह रहे थे, सैनिकों को कह रहे थे कि इंदिरा सरकार के खिलाफ विद्रोह करो। एक तो वो फैसला जो गलत फैसला था, दूसरा ये विद्रोह का आह्वान। दुनिया की कोई लोकतांत्रिक सरकार अपने खिलाफ और कोई भी मांग सह सकती है, लेकिन आर्म्ड यूनिफॉर्म फोर्सेस में विद्रोह की मांग नहीं सह सकती, क्योंकि उसके बाद स्टेट का मेयार ही खत्म हो जाएगा, वो देश खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र की तो कोई बात नहीं। ये दूसरी बड़ी घटना थी। आप याद करेंगे जेपी नाम का इस देश में ये मोदी जो आए हैं, या ऐसे ही समाजवादियों के कंधे पे चढ़ के आए। ये समाजवाद जो है वो भाजपा के फांसीवाद का नाजायज बाप है। दरअसल औलादें कभी नाजायज नहीं होती, उनका तो बाप होता ही। जो नाजायज हो सकता है वो सिर्फ बाप है, जो औलाद पैदा की और फिर नाम नहीं दिया। तो ये जो नाजायज बाप हैं फांसीवाद के इस देश में, वो बेसिकली जेपी और लोहिया हैं और समाजवादी पार्टियों के तमाम धड़े। आर्मी में सैन्य विद्रोह का आह्वान देने के बाद इंदिरा जी के पास मेरे ख्याल से कोई रास्ते बचे भी नहीं थे। इमरजेंसी में जो हुआ वो अति पे हुआ, बहुत गलत हुआ, ये ठीक बात। लेकिन इमरजेंसी लाने की जिम्मेदार इंदिरा गांधी से एक पैसा कम जेपी नहीं। तो ये दूसरी घटना, भारत की राजनीति को जिन घटनाओं ने बदला। पहली मैंने जैसा कहा, गैर कांग्रेसवाद, एक निहायत गैर पॉलिटिकल नारा, एक निहायत फांसीवादी नारा। दरअसल तुम मेरे साथ हो तो उनके साथ, तुम उनके साथ हो तो मेरे साथ नहीं। ईदर यू आर विद मी और विद द एनिमी, एंड कांग्रेस वाज टर्न्ड इनटू एन एनिमी। दूसरा, इमरजेंसी जेपी की वजह से लाई हुई, और उसके बाद उसने फिर से देश का इतिहास बदल दिया। जब जेपी ने कहा कि आरएसएस हमारे आंदोलन का बाहुबल है, एक लोकतांत्रिक अहिंसात्मक आंदोलन में इस कुजात गांधीवादी को बाहुबल क्यों चाहिए था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन देश भुगत रहा है जेपी का ये पाप। आप याद करें कि गांधी जी ने नौसेना विद्रोह का समर्थन करने से इनकार क्यों किया था। वे जानते थे और उन्होंने कहा था कि आर्म्ड यूनिफॉर्म फोर्सेस कैन नॉट रिबेल, उनको यह हक नहीं, वो देश की कीमत पर ही विद्रोह कर सकते हैं। तीसरी घटना 1989, आप दरअसल इसको तीसरी और चौथी भी मान सकते हैं, एक साथ मंडल और कमंडल। राजीव गांधी उधर गलतियों पे गलतियां कर रहे थे, शाहबानो मुद्दा उनकी सबसे बड़ी गलती। बहुत सारे उन्होंने काम भी किए, संचार क्रांति, जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन उनकी जो एक सबसे बड़ी गलती थी वो शाहबानो के मुद्दे पे
मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ में फंस जाना, संसद से एक कानून बदल के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बदल देना, जिसने बड़ा बल दिया आरएसएस और भाजपा के तब की, मतलब जनसंघ जो भाजपा में बदल गई थी, के दुष्प्रचार को। और उसके बाद फिर तुरंत बीपी सिंह का आना और मंडल, जिसने इस देश में ओबीसी अस्मिता को एक पहचान दी, जिसने इस देश में हिस्सेदारी, लोहिया का जो नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो भी एक आया। और ये एक बेहतर फैसला था, ये एक बड़ा फैसला था, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत बदले भी। भारतीय राजनीति का जो क्रिमिनलाइजेशन शुरू हुआ, बहुत कुछ शुरू हुआ, उसके बारे में कभी विस्तार से, लेकिन ये फिर से एक बात थी जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1967 कांग्रेस का आधिपत्य समाप्त हुआ, भारत की राजनीति का स्वतंत्रता संग्राम से जो सीधा रिश्ता था, जो एम्ब्रायनिक रिश्ता था, नाभिनाल का रिश्ता था, वो टूटा। 1977 इमरजेंसी, आरएसएस देश की मुख्य धारा में वापस लौटी, अपराधी मानते थे, पाप माना जाता था आरएसएस वालों के साथ होना। 1989 ये पहली बार था कि जो भारत की राजनीति में भारतीयता से लेकर के जो और तमाम सारी पहचानें थी वो पीछे हटी और पैरोकियल आइडेंटिटीज सामने आई, जाति, धर्म, मंडल, कमंडल, जिसके बाद फिर भारतीय राजनीति कभी वैसी नहीं हो पाई जैसी वो उसके पहले रही थी। जातीय कैलकुलेशंस पहले भी होते थे, जातिगत समीकरण देख के टिकट पहले भी दिए जाते थे, वोटर वोट भी देते थे, लेकिन इस तरह से सीधे सीधे जातीयता की बात हम आज देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियों को क्या, हमारे पास यादवों की पार्टी है, हमारे पास निषादों की पार्टी है, हमारे पास पटेलों की पार्टी है, हमारे पास राजभरों की पार्टी है। तो ये जो एक पार्टी बनना शुरू हुआ, पहचान बनना शुरू हुआ, वो 89 ने किया, 89-91 ने किया। ये चौथी बार था तीसरी बार था जब भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल जानी थी। फिर आया 2014, आप इसको मोटा मोटा दरअसल 2013 से शुरू हुआ मान सकते हैं, 2002 के प्रोग्राम से भी शुरू हुआ मान सकते हैं, लेकिन 2002 एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, आरएसएस के एक बैस्टियन में था, एक ऐसी स्टेट में था जहाँ पे आरएसएस स्वाध्याय परिवार के ज़माने से ही मजबूत थी। 1967 में गुजरात में कांग्रेस हारी भी थी, वहाँ भी सरकार बनी थी बाकायदा, संविदा, एंटी कांग्रेस कोalition। लेकिन 2002 से वो जो एक्सपेरिमेंट था कि गुजरात को प्रयोगशाला बनाने का, वो 2013 में जब मोदी को प्रोजेक्ट किया बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बतौर, वहाँ से अपने उरूज पे पहुँचा, और 2014 में जब चुनाव जीत के आए, इसने भी भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। अब भारत का जो नेता था, जो राज्याध्यक्ष था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो विदेशों में भी जाकर ये बकवास कर सकता था कि वो गीता दे रहा है और बोलता है कि पहले तो गीता देने में शर्म आती थी। वो चुनावी भाषणों में शमशान कब्रिस्तान कर सकता है, वो चुनावी भाषणों में कह सकता है कि कपड़े देख के दंगाई पहचान लेते हैं, मतलब सीधे सीधे एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का दम भरने वाले देश के प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी चुनावी स्तर पर जिस तरह की नंगी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये 2014 ने ही ये दिशा बदली थी देश की राजनीति की। और जिसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रामजादा हरामजादा बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गोली मारो सालों को बोल रहे हैं देश के गद्दारों को, प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है, वैसे वो दाऊदी बोहराओं के कार्यक्रम में जाके उनके धर्मगुरु के नीचे भी बैठ रहा है, कुर्सी के नीचे, क्योंकि वो उसकी दूसरी पॉलिटिक्स है। लेकिन 2014 ने फिर से भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, और उसके बाद जो बदला, धर्म का नंगा इस्तेमाल, नेकेड यूज ऑफ रिलीजन एज अ वेपन, मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्या का अधिनायकवाद, और उसके बाद देश की सारी संस्थाओं को बर्बाद करने की कोशिश, अपनी पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश। ईडी किसी भी दिन कहीं भी छापा मार दे रही, किसी नेता की बेटी की शादी के दिन मार दे रही, किसी भी नेता को जेल भेज दे रही,
विपक्ष को धमका रही, जो विपक्षी वापस आ जा रहे हैं इन सारी धमकियों से डर के आपकी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, वो चाहे मुकुल राय हों अब वापस लौट गए, नारायण राणे हों, बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे वो भी वापस लौट गए, शुभेंदु अधिकारी हों, हिमांता बिस्वा शर्मा खुद हों जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे भाजपा ने, उनके खिलाफ जांचें तुरंत बंद कर देना। तो जो भी विपक्ष का नेता आपकी पार्टी में शामिल हुआ उसको खुली छूट और बाकियों को हैरेस करना। ये 2014 ने जो राजनीति बदली थी, भारत की राजनीति की जो दिशा बदली थी, उसका ही प्रतिदेय था। और अब आते हैं पांचवें पे, नीतीश कुमार का भाजपा गठबंधन छोड़ के, एनडीए गठबंधन छोड़ के बाहर आना, ईडी को ललकारते हुए। कल मैंने तेजस्वी यादव का भी बयान सुना, बहुत अच्छा बयान था, बहुत शानदार बयान था, बहुत साहसिक बयान था। ईडी को आमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं घर में ऑफिस खोल लीजिए। तो ये अधिनायकवाद को जो चुनौती है भारत में, राहुल गांधी के अलावा बीते 8 साल में पहली बार किसी ने दी। और ये घटना भी आप देखें कि इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर कैसे बोल रहे हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति के, या वाईएसआर कैसे बोल रहे हैं। विपक्ष के अंदर जो एक ऊर्जा बढ़ी, विपक्ष एक बार जो फिर से टकराने की मुद्रा में आता हुआ दिख रहा है। मीटिंग्स की बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। तो या तो ये जो विद्रोह है वो भाजपा की घुन की तरह लग के सहयोगी पार्टियों को खा जाने से लेकर के लोकतंत्र को खा जाने तक की जो राजनीति थी उसके खिलाफ, या तो ये एक बहुत मेजर और निर्णायक मोमेंट है और ये राजनीति जो भाजपा की है उसको हराने की शुरुआत है, दरअसल भाजपा के अंत की शुरुआत है। और अगर इस बार ये हारे तो फिर लंबी शाम आगे है, बहुत लंबा अंधेरा है, फिर बहुत लंबी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कितना लड़ पाएंगे कितना नहीं वो देखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ वीडियोस को साझा करें। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।